हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू और स्टडिंग एजुकेशन। तो मेरा नाम है दीपम कुमारी और आज के इस वीडियो क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो आपके और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना सिखाएंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके द्विघात समीकरण से पूछे और आपसे वहाँ पे सॉल्व नहीं हो सके आपके एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह से हमने त्रिकोणमिति, इसी तरह से हमने समांतर श्रेणी और आपके जितने भी मैथ में चैप्टर है उसका हम VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाए। अगर आप अच्छे तरीके से एक एक वीडियो को और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके मैथ में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो सके। ठीक है, अगर आप किसी भी ईयर्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे आप किसी वर्ष एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हम आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। तो अगर आप किसी भी वर्ष एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बेसिक से बताया है कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके एग्जाम में किस तरीके से बनाया कि आपको कम समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बने और आप सही से एग्जाम दे पाएँ। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 रहता है और हमें 1.5 घंटा का समय ही दिया जाता है। ठीक है, और उसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन पर आपको 2 से 2-3 मिनट भी नहीं मिलता है, इसीलिए हम आपको इस तरीके से बताएंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाए और पूरा सही बने और आपके एग्जाम अच्छे तरीके से जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बेसिक से बताएंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आपकी द्विघात समीकरण से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट बात है उसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत ही काम आएगा। तो चलिए हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारा नोटबुक पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जो कि हम आपके द्विघात समीकरण है और अब के लिए इंपॉर्टेंट हम नोट लिख चुके हैं। तो वही हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि हमारा द्विघात समीकरण से इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना है और आपको आवश्यकता होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जा सकता है। ठीक है, और आपका सेकंड है द्विघात समीकरण ax² + bx + c को 2 मूल होते हैं। एक तो हमारा ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट मूल में और दूसरा हमारा ये मूल होता है। ठीक है, अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप समझिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन में अच्छे तरीके से आप निश्चित रूप से सब कुछ समझ में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आपके यूज होने वाले वही हम आपको बताएंगे और क्या फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए यही हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण में कितने फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमें जब ax² + bx + c के रूप में हमारा द्विघात समीकरण रहता है तो हमारा ये मूल होता है। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से हम उसका 2 मूल निकालते हैं। मतलब मूल कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के यूज करके हम शून्यक निकालते हैं। ठीक है, और गुणनखंड तरीके से तो शून्यक हम निकालते ही हैं, लेकिन द्विघात समीकरण जब हमें कहा जाता है मूल निकालने के लिए तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ओके, अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, क्या है? व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c 0 के लिए
बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवक्तर कहा जाता है। देखिए विवक्तर किसे कहते हैं, हम विवक्तर कहते हैं विवेचक को। विवेचक और विवक्तर दोनों एक ही बात है। तो विवेचक भी रहे तो वही होता है, विवक्तर भी रहे तो वही होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर नहीं हो 0 के मूल क्रमशः अल्फा और बीटा हो। तो देखिए जब हमारा मूल क्या हो, अल्फा प्लस बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ये आपके फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अभी आपको बताएंगे कि इस फॉर्मूला को हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। आइए फिर हम जानते हैं द्विघात समीकरण की प्रकृति। अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 0 हो तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये है 0। तो अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाएगा तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, दोनों वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। और जब हमारा मूल 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि हमारा मूल जब 0 निकलेगा तो हमारा प्रकृति जो होगा, मूल की प्रकृति जो होगा वो होगा दोनों मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा। तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसका 3 पॉइंट है, तो सब पहला बताया है और सेकंड बताया। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो किस तरीके से पूछेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइए हम जानते हैं दूसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या है। तो यहाँ पे देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाता है, 0 से अगर हमारा छोटा आ जाएगा तो मूल अवास्तविक होंगे। क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा। अब आइए हम लास्ट मेन पॉइंट देखते हैं क्या है। अल्फा और बीटा मूल ज्ञात रहने पर द्विघात समीकरण। देखिए अगर आपको मूल दे दिया जाए कि अल्फा शून्यक आपको दे दिया जाए और आपको कहे कि समीकरण आपको निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप समीकरण निकाल सकते हैं। क्या है समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू 0, इसे ज्ञात करना है। तो ये सब फॉर्मूला को हम किस तरीके से यूज करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो यही हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो हम किस तरीके से बताएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे मूल। तो मूल कौन से फॉर्मूला पर निकालेंगे, तो अभी हम आपको बताए हैं कि जो मूल हम जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर हम निकाल लेंगे, और वो जो हमें निकले अगर हमें 0 से बड़ा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा, और 0 आ जाएगा मतलब 0 के बराबर होगा तो हमारा वास्तविक और बराबर होगा। अगर 0 से हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो हमें तभी पता चल सकता है कि जब हम अपना मूल निकालें। इस समीकरण का अगर हम मूल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम मूल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 4x स्क्वायर समीकरण है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, देखिए क्या है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 ये हमारा समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर हमारा a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट रहता है, मतलब कि एक्स स्क्वायर जब गुणांक रहते हैं उसे हम कहते हैं a। तो ये हमारा आ गया 4, ठीक है। b किसे कहते हैं, x का कॉफिशिएंट जो रहता है मतलब गुणांक रहता है उसे हम कहते हैं, b भी हमारा क्या है 4, और c जो हमारा कांस्टेंट रहता है ये हमारा हो गया यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इसका मूल होता है वो निकालना है। तो बी स्क्वायर बी की जगह पर क्या है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4ac, तो 4 देखिए गुने, और एक जगह पर हमारा क्या है 4 है और c की जगह पर भी 1 है। तो यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 चौका 16 यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हमें 0 निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। तो हम आपको बताएं हैं कि जब ये हमारे 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान होंगे, इसीलिए हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे है समीकरण, क्या है यहाँ पे समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 कि मूलों का योग एवं मूलों को गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो हम आपको बताए हैं कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए मूलों का योग को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और मूलों को गुणनफल को कहते हैं हम अल्फा गुण, देखिए मूलों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा और मूलों को गुणनफल को हम कहते हैं अल्फा गुणे बीटा। तो हम आपको बताए हैं कि अभी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है
माइनस बी बटा ए, और अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए। उसी फॉर्मूले पर निकालेंगे और उसका हम अनुपात निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा समीकरण क्या है, 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0। चलिए लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हम बनाएंगे 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0, ये आ गया यहाँ पे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए सबसे पहले a बराबर हमें दे रखा है 7। आपको पता है कि x² कोफिशिएंट हमारा होता है a, और b बराबर हमें दे रखा है -12, और c बराबर हमें दे रखा है 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाला है, मतलब मूलों का योगफल को हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b बटा a। तो -b है, देखिए एक तो हमारा माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में है, दूसरा हमें -12 दिया भी है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और बराबर बटा ए क्या है, ए हमें क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/7। तो ये हमें निकल गया मूलों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा गुने बीटा, जो कि मूलों का गुणनफल होता है। अल्फा गुने बीटा निकालेंगे। अल्फा गुने बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी बटे, क्या होता है, सी बटे। तो सी हमें कितना दे रखा है 18, और ए हमें कितना दे रखा है 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, मतलब कि मूल का योग एवं मूल का गुणनफल का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो अनुपात का मतलब ही क्या होता है, बट्टा होता है। तो दोनों को बट्टा करेंगे, आराम से हम अनुपात में निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें मूलों का योगफल निकला है 12/7, और यहाँ पे मूलों का गुणनफल निकला है 18/7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 12/7, और नीचे वाला पलट जाएगा तो 7/18। और देखिए ये कोना कोनी कट रहा है, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, तो क्या आ गया यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2:3। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 2:d, जो कि अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 और बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का जो होता है मूल 2 होता है, जिसमें से कि हमें 1/3 दे रखा है और हमें दूसरा मूल कह रहा है निकालने के लिए। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको गुणनखंड आता है तो बहुत ही आसान है। चलिए अगर आपको गुणनखंड नहीं भी आता है तो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। ओके, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे समीकरण क्या है, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए हम देख लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं 3x² माइनस 10x, देखिए क्या है, +3 है, +3 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, आपका समीकरण है। इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड के तरीके से निकालेंगे। आप किसी भी तरीके से इसका मूल निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणनखंड के तरीके से यहाँ पे हम मूल निकालेंगे। मतलब गुणनखंड का यहाँ पे एक मूल दे रखा है ना, तो हमें दूसरा मूल निकालना है। तो गुणनखंड करेंगे तो हमें दोनों मूल मिल जाएगा। तो एक मूल तो होगा हमारा 1/3, और दूसरा मूल जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब शून्यक होगा, मूल को हम शून्यक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम गुणनखंड किस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा ध्यान dीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² के गुणांक में जो रहता है 3 ये, और यहाँ पे जो कांस्टेंट 3 रहता है, इन दोनों को हम गुना कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर हमें आ जाया है 3 तिया 9। क्या आ गया है, 3 तिया 9। ठीक है, गुना करने पर हमें क्या आ गया है, 3 तिया 9। तो इन दोनों को हम गुना करेंगे, और यहाँ पे गुना करने पर हमें क्या आ गया, 3 तिया 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करने पर अब हम ये जो बीच वाला है आपका -10, अब हमें क्या करना है, देखिए जोड़ घटाव करके आपको लाना है -10, और गुना करके आपको लाना है 9। तो यहाँ पर यही बात आपको समझने की बात है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, बीच वाला जो है x का कोफिशिएंट, ये हमें जोड़ घटाव करके लाना है, और जो 2 संख्या को आप जोड़ घटाव करके लाएंगे वही 2 संख्या को आपको गुना करके 9 लाना है। ठीक है, तो किस तरीके से लाएंगे, देखिए अगर हम 9 और 1 को गुना कर दे तो 9 आ जाएगा, और वहीं हम अगर हमें क्या लाना है, -10 लाना है। ध्यान रखिएगा, -10, और यहाँ पे आपको +3 तिया 9 लाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अगर हम 9 और 1 को जोड़ दे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो -9 और -1 को जोड़ेंगे तो -10 भी आ जाएगा, और -9 और -1 को अगर हम गुना करेंगे तो हमारा +9 भी आ जाएगा। वही तो करना था, जोड़ घटाव करके हमें -10 लाना था और गुना करके हमें 9 लाना, जो कि हमने ला दिया। -9 और -1 को ऐड करेंगे तो -10 आ जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यही करेंगे, क्या लिखेंगे 3x² और -10x के जगह पर क्या लिखेंगे, वही दो संख्या लिखेंगे, -9x, और यहाँ पर लिखेंगे -1x है, तो अगर 1x लिखे या x लिखे बात बराबर हो जाएगा, और +3 = 0। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, यहाँ पे 3x हमें कॉमन हो जाएगा तो हम कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लेने पर हमें बच गया x, और यहाँ पे हो जाएगा -3 × 9, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3। अब हमें क्या करना है, -1। देखिए, इन दोनों को हमेशा कॉमन लेने पर दोनों मैच करना चाहिए, तो यहाँ पर हम एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा = 0। तो देखिए, इन दोनों ये x - 3 और x - 3 ये दोनों मिलना चाहिए। अगर आपका कोई भी गुणनखंड आप बना रहे हैं, अगर ये दोनों मिल गया तो आपका गुणनखंड सही है, अगर ये दोनों नहीं मिला तो आपका गुणनखंड गलत है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को ले लेंगे x - 3, और यहाँ पे 3x - 1 है, इसको ले लेंगे 3x - 1, और = में है 0। अब इन दोनों का क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, या आप कह सकते हैं कि मूल निकालेंगे। तो x - 3 = 0 हो गया, और यहाँ पे 3x - 1 = 0 हो गया। तो x बराबर आपका 0 + 3 हो गया, तो x बराबर 3 निकल गया, और यहाँ पे 3x = 0 + 1 हो गया, और 3x = 1 आ गया, और x = 1/3 आ गया। तो यहाँ पे 1/3 तो हमें दे रखा है, एक मूल आपको 1/3 दे रखा है, तो दूसरा मूल क्या निकला है, तो दूसरा मूल आपका 3 निकला है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3, तो 3 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है देखते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 में x का मान क्या होगा। देखिए, द्विघात समीकरण, अब आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे हम आपको एक सूत्र बताए हुए थे पिछले में, यहाँ पे अभी हम आपको बताए हुए थे, कुछ देर पहले हम आपको यहाँ पे बताए थे, तो वही सूत्र आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हमारा जो मूल वाला सूत्र होता है, ये होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, -b ± √b² - 4ac/2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और इन पर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखने के लिए आपको यहाँ पे 5 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा b²/4a। ठीक है, आपको याद रखना है, 5 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 6 क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 के 0 मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो हम आपको बताए हैं कि मूलों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और मूलों को गुणनफल को हम अल्फा गुणे बीटा कहते हैं। यहाँ पे हमें योगफल तो कह नहीं रहा है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि गुणनफल आपको निकालना है, सिर्फ आपको गुणनफल ही निकालना है। तो आपको पता है कि अल्फा गुणे बीटा और अल्फा गुणे बीटा = क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो आप समीकरण लिख लीजिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 4y², देखिए 4y² और +4y और +1, तो यहाँ पर a बराबर आ गया 4, b बराबर आ गया 4 और c बराबर आ गया 1। अल्फा गुणे बीटा = फॉर्मूला होता है हमारा c/a, क्योंकि आपको मूलों को गुणनफल ही कह रहा है निकालने के लिए, और c है 1 और a है 1/4, तो 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 का राइट आंसर a बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 तो मूलों वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पे 6 तक हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना बता दिए हैं। ये क्वेश्चन 7 का थोड़ा लॉन्ग है और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।